थाम के बैठिएगा क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। डरना नहीं है, छोड़ देना है कि मैथ्स है, जस्ट समझो ये पेडागोजी है, बस मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में पेडागोजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। जॉर्ज पॉलिया से क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। अब ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि आपको या तो पता है या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहुंच सकते हैं। ऐसे तो सारे ये सवाल हैं कि आप कोशिश करें अगर तो आप पहुंच जाएंगे आंसर तक एलिमिनेट करके। भाई एक क्वेश्चन होता है, 4 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, 3 डिस्ट्रैक्टर्स हैं, एक तो आंसर ही है आपका, तो उस आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एनर्जी से पढ़ने की कोशिश करनी है, बिना ये सोचे कि कुछ आता है नहीं आता, आज से पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैथ्स पेडागोजी। चलिए 54% लोग ए कह रहे हैं, समझते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल का क्या, तो एक तो ये याद रखना है 4 स्टेप का इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है, यानी समस्या को समाधान करने की गणित में 4 स्टेप दिए हैं। वो क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस भी लगाएंगे साथ साथ। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी समस्या आप पहचान पाए। आइडेंटिफिकेशन जो जनरल बाकी स्टेप्स में भी हम देखते हैं, यानी समझ पाए आप प्रॉब्लम को। बात तो ठीक लग रही है। फिर आता है डिवाइस अ प्लान, यानी अब आपके पास एक योजना हो, यानी पहले क्वेश्चन देखा समझ में तो आई है क्या, इसमें करना क्या है, उसके लिए आप फिर योजना बनाते हैं। लुक बैक करेंगे, वापस से देखेंगे और फिर कैरी आउट करेंगे प्लान को। अब लुक बैक तो एक तरह से रिफ्लेक्शन या रीइवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद प्लान कैरी आउट करेंगे। प्लान तो यहीं कैरी आउट होना चाहिए था, जब आपने बनाया था उसके बाद प्लान कैरी आउट होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस नहीं लगाई हमने। 64% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, ए कह रहे हैं। भाई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यहां भी है, यहां भी है। चलो बाकी सबको तो हटा ही देते हैं कि पहले प्लान बनाएंगे, डिवाइस अ प्लान, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे फिर प्लान बनाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए कि पहले योजना क्यों तैयार करेंगे, पहले समस्या को समझेंगे। तो यहां पर समस्या को समझना सेकंड नंबर पे था, जो कि कॉमन सेंसिकल बात है कि भैया ये सेकंड पे नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट पे होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की बात हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, चाहे वो जानने की या समझने की बात हो। तो ये दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है डिवाइस अ प्लान, यानी प्लान को डिवाइस करना, योजना को तैयार करना। बात तो सही है, यहां पे भी यही है सेकंड में। थर्ड है कैरी आउट, इसमें है थर्ड लुक बैक, और यहां लिखा हुआ है कैरी आउट द प्लान फिर लुक बैक। तो क्या ये कॉमन सेंस नहीं है थोड़ा सा भी, कि अगर हम इसको ध्यान से पढ़ लेते तो ये किसी को भी दुनिया में सबको पता होगा कि भैया कैरी आउट द प्लान जो है वो पहले आएगा, लुक बैक बाद में आएगा। पहले आप प्लान को करके तो देखेंगे, जो आपने प्लान बनाया है समस्या के समाधान के लिए उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, उसके बाद लुक बैक करते हैं कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, फिर आप रिफ्लेक्शन डालते हैं उस समस्या पे या रीइवैल्यूएट करते हैं। तो बी ऑप्शन मच बेटर है, क्योंकि समस्या को समझना यहां भी सही था, डिवाइस अ प्लान यहां भी सही था। आप एक योजना बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे, यानी योजना को कार्यान्वित करेंगे। उसके बाद आप लुक बैक करेंगे। क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे, यानी पुनः जांचना। ये हिंदी में यहाँ पे पुनः जांचना, हमारे टाइपिस्ट जी आजकल ज्यादा व्यस्त हैं वो नोट्स वगैरह के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है नींद में टाइप कर रहे हैं। मैं उनको बोलूंगी ये, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स लगातार हो रही हैं। ठीक, या हो सकता है पेपर में भी ऐसा हो, क्योंकि कई बार गलती पेपर में ही होती है, और इस बार इन्होंने बहुत टाइपिंग मिस्टेक की है सीबीएसई वालों ने। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि पुनः जांचना। अब आप क्या करेंगे? लुक बैक करेंगे कि ये जो किया था वो सही था या नहीं था, है ना। 4 साल बाद लुक बैक नहीं करना है कि वो रिलेशनशिप फेल हो गया, आप लुक बैक कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा तभी लुक बैक कर लेना है जब आपने डिवाइस किया था एक प्लान, उसके बाद कैरी आउट किया और थोड़े दिन में समझ आ गया कि भैया लुक बैक कर लो। ठीक, तो पुनः जांच कर लेंगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये सब मजाक की बातें, इनको काल्पनिक समझें। ये है जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, है ना। जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल नहीं है, मॉडल है। ठीक, तो जॉर्ज पॉलिया 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान का 4 स्टेप का एक प्लान देते हैं। पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल देते हैं एक, हिंदी वालों के लिए भी यही है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो यूडीपीएल बना सकते हैं, जिसको हम निमोनिक कहते हैं, याद रखने की एक टेक्निक है, पीएल। ठीक, यूडीपीएल बोले तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या को समझना है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप है हमारा मेक अ प्लान। आपके पास एक प्लान तो हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप समस्या को सॉल्व करने के लिए एक प्लान होगा, है ना। वो देखा होगा आपने सीआईडी, पहले समस्या को समझने की कोशिश करते हैं जाके सीन में, है ना। फिर क्या करेंगे? एक प्लान होगा कि यार क्या करने हैं, क्या करना क्या है, फिर उस प्लान को कैरी आउट करोगे आप। ठीक, अब ये प्लान आपने कैरी आउट कर लिया, जैसे आप पेपर भी अगर आपके सामने एक समस्या की तरह है
तो कोई क्वेश्चन है मैथ्स का या पेपर ही है मान लीजिए, तो आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चीजें वर्क करेंगी, ये सब समझ के फिर आप एक प्लान तैयार करते हैं कि यार 30 दिन में ये पढ़ना है, नोट्स पढ़ लेने हैं लेट्स लर्न से और प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेने हैं। आपने एक प्लान बनाया। अब इस प्लान को बनाने के बाद आप एक कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर काम करेंगे। अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो हो गया प्लान। तो अब आप कैरी आउट द प्लान, आप इस प्लान को कैरी आउट करते हैं। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, जब आपने प्लान कैरी आउट किया तो आप क्या कर रहे हैं? मॉक टेस्ट देके देख रहे हैं और फिर लुक बैक कर रहे हैं कि क्या मेरे लिए स्ट्रेटजी काम की, जैसे मैंने पढ़ाई की काम की या नहीं की, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आसपास भी हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे नंबर आ रहे हैं 50 तो फिर से इस चीज को दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं पेपर देने के बाद लुक बैक नहीं करेंगे, तो उस केस में भी हो सकता है, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। तो अगर हम बात करें तो यूडीपीएल क्या है? अंडरस्टैंड द प्लान। यू फॉर अंडरस्टैंड द प्लान, डी फॉर डिवाइस अ प्लान। ये मेक अ प्लान की जगह डिवाइस लिख देगा तो घबराना नहीं है ना, आपने घबराना नहीं है। फिर आता है पी फॉर प्लान, कैरी आउट द प्लान को हमने सिर्फ प्लान लिख लिया, पी फॉर प्लान, क्योंकि डिवाइस अ प्लान को डी लिख लिया था। लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी आपको अब रिफ्लेक्ट करना है। ठीक, क्लियर है ये बात? एक नंबर फ्री का नंबर है यूडीपीएल से, सिंपल याद रखना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक। क्लियर है? अब इससे ज्यादा आसानी से और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे हैं? रिवाइज करो इसको मल्टीपल टाइम्स। ठीक, कितना याद करें? याद करते करते उम्र निकल रही है। सोनी समझने की कोशिश करो, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कितने का तो कोई आंसर नहीं है ना। अब पिछले 6 साल से मैं भी आपके सामने खड़ी हूं और डिस्कशन चल रहा है, और अब तो ऐसे कुछ है भी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा बाकी हो कि जिसके लिए कोई मजबूरी, कुछ भी नहीं है। खुशी तो कुछ तो करोगे ना जीवन में, तो पढ़ लो यार। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है? यानी नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है कि गणित के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कैसा है, इसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ये नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स पे काम चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। आपने बोला था कि टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है सीटेट के पेपर में, इसलिए क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश दोनों चेक कर लेना। मैम हर क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में करके देखेंगे तो काफी वक्त। हर क्वेश्चन को क्यों करना है कंचन? है यही तो दिक्कत है हमारी। हम थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं लगाते सामने वाले की बात में। कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है चीजों को। अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन लग रही है तो उस केस में आप चेक कर लोगे, हर क्वेश्चन चेक करोगे, फिर चेक ही करते रह जाओगे, आपको वहां पे चेक करने के नंबर तो मिलेंगे नहीं, है ना। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन को चेक नहीं करना, और उसमें भी अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। बी कह रहे हैं 38% लोग, यानी बी जो है वो गलत बात है, यही गड़बड़ हो गई। ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स में सब लिख दिए जाएंगे। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, ये अपने आप में एक टॉपिक है। अगर आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग में बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में पढ़ा हो या फिर पेडागोजी की किसी किताब में पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्शन इन नेचर, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है अपने नेचर में, अमूर्त होता है, जिसको हम मूर्त संप्रत्तियों को बना करके या टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा यूज करते हैं जो मूर्त हो, कॉन्क्रीट हो। कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक एंगल है ना। अब उसके लिए कॉन्क्रीट चीजों का प्रयोग किया जाता है, या तो चार्ट वार्ट बनाया जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, या कुछ एक ऐसी सामग्री प्रयोग की जाएगी जो कॉन्क्रीट हो, क्योंकि ये अवधारणाएं अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते, दिमाग में होती हैं। हायरार्किकल इन नेचर, बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि ये भी गणित की अवधारणाओं का एक क्या है, कॉन्सेप्ट है या नेचर है कि ये हायरार्किकल होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं, जिसको एनसीएफ कहता है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, और जो पीछे वाली जो चीज है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। जैसे आप 6th क्लास में जो चैप्टर, मान लीजिए सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री है, जो भी चैप्टर है, और उस केस में आप या अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक इक्वेशन आप जान रहे हैं, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल नेक्स्ट क्लास में और बढ़ जाएगा। तो हायरार्की का मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, जो कि सही बात है। लॉजिकल इन नेचर, बिल्कुल तर्क संगत एक विषय है, लॉजिकल नेचर का विषय है, बिल्कुल, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, साइंस हो। कॉन्क्रीट इन नेचर, ये बात गलत है। मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, आपको मूर्त सामग्री के थ्रू टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सहारा लेकर के इसको मूर्त संप्रत्तियों के रूप में समझाना पड़ता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्क्रीट नहीं है, ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, इसका जो नेचर है, कॉन्क्रीट हम बनाते हैं। ठीक है जी। शिवानी कह रही मुझे लगता है मैम मेरे अगर सीडीपी नहीं होते तो मेरी सीडीपी का क्या होता अगर आप नहीं होते। अच्छा, एक क्वेश्चन है,
सजेस्टोपीडिया का क्या मतलब होता है पेडागोजी में? डी सजेस्ट, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार शिवानी, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो, या तो कमेंट में पूछ लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। ठीक है शिवानी, चलिए आइएगा, क्योंकि सीटेट में तो आई थिंक मैंने नहीं देखा इस तरह का कुछ, या हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो। अभी देखिएगा, तो आंसर क्या हुआ? डी। अभी भी 35% लोग बी पे अटके हुए हैं। क्या करें हम आपका, है तो सिंपल बात है। कौन सी बात सही नहीं है? कॉन्क्रीट नहीं है नेचर में। ये तीन चीजें आपने मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में सीख ली। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा। भाई आपने यहां एक चीज सीखी कि क्या नेचर में नहीं है, बाकी की तीन चीजें सीखी कि ये नेचर में है, कि गणित की प्रकृति अमूर्त है, श्रेणीबद्ध होती हैं चीजें, एक दूसरे से स्पाइरल में होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती हैं, तर्क संगत होता है। ये तीन बातें आपने सीखी और एक बात आपको पता लगी। तो ऐसे पढ़ेंगे तो अगली बार अगर ऑप्शन में नॉट हटा के किसी इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को देगा जो सही होगा। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हंसना नहीं है यहां बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। आई एम रजत फ्रॉम सोरॉन। मैम आप एक मीटअप सेशन रख लीजिए हमारे यहाँ कासगंज में। रखेंगे रजत, अभी देश भर घूमने का समय आएगा, अभी थोड़ा समय व्यस्त हूं, तब जहां जहां जाया करेंगे वहां वहां आपसे मिल लिया करेंगे। ठीक है जी। अभी तो दिल्ली में ऑफलाइन क्लास रखेंगे, चुपचाप से पढ़ने आ जाओ, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 43% लोग ए ऑप्शन समझते हैं। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं है, इसको मैथ्स नहीं समझना है, ये बस आपकी पेडागोजी है, ये मान के चलो। ठीक है। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी अगर हम संख्याओं का स्थानीय मान देखें, एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है ना। अब इतना तो हमें बेसिक पता ही होना चाहिए, नहीं भी पता है तो चलो बताएंगे कि कैसे कर सकते हो। मान लीजिए ये 2 और 3 लिखे हुए हैं, फेस वैल्यू आपको पता है 3 की 3 ही होगी, है ना। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो आप 1s 10s और 100s में काउंट करने लगते हैं। तो जब आप प्लेस वैल्यू सीख रहे हैं, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं, वो प्लेस वैल्यू हो गया। टेक 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स आपको लेनी है, और वो डिजिट्स कौन सी हैं? 2 नंबर लेने हैं, 3 and 5 से 3 and 5। मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है दो संख्याओं से, जो है 3 and 5। ठीक है जी, 3 and 5, इनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें इक्वली दोनों संख्याएं यूज हुई हो, यानी 3 और 5 इक्वली यूज हुए हो। देखिएगा, इज योर आंसर यूनिक? क्या तुम्हारा आंसर यूनिक है? बच्चों को कहा गया। अब कहानी यहां अटकी हुई है। अगर आपको ऊपर की कहानी नहीं समझ में आई तो ये पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट? जिस संदर्भ में ये बात हो रही है, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है वो, देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज। यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। बात तो सही है। बी ऑप्शन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड। देखो ये क्लोज एंडेड नहीं हो सकता। क्लोज एंडेड में क्या होता है? येस और नो, एक सही आंसर होता है क्लोज एंडेड में। जैसे एमसीक्यूज क्या है? क्लोज एंडेड है, 4 में से एक ही उत्तर सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलवा दे। ठीक है, तो क्लोज एंडेड में भाई 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये क्लोज एंडेड है। 2 into 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 3 जा कितना होगा? 6 होगा। ये क्लोज एंडेड है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो होगा ही। ठीक, तो ये क्लोज एंडेड में एक सही उत्तर होगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज या फिर मैच द फॉलोइंग, ये सब क्लोज एंडेड है। ठीक, फिर आता है सी ऑप्शन, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड। यानी यदि आप एक गणित में अनेक उत्तर देने वाले प्रश्नों को हतोत्साहित करेंगे, जबकि हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को बढ़ावा देना है, रट्टे थोड़ी लगवाने एक उत्तर के, तो ये तो बात गलत हो गई दोनों ही। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन। कौन से संदर्भ की बात हो रही है सरकार? कौन सा संदर्भ है यहां? कोई ऐसा स्थिति दी है, कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी है, कॉन्टेक्स्ट की तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो एक ही उत्तर यहां सही लग रहा है, उसको भी समझेंगे। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज। यह एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। क्यों? सिंपली देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें 2 और 3 दिया, कितना नंबर है? 3 और 5। 3 और 5 से 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है 3 और 5 का प्रयोग करके। ठीक है जी। अब 3 और 5 का प्रयोग करें इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों बराबर के यूज होने चाहिए। एक तो आ गया 3 5 3 5, है ना। और क्या आ सकता है? 5 5 3 5 5 5 3 3।
इसी तरह से इनको, और ये ओपन एंडेड हो गया, कोई इसका एक आंसर नहीं है, अलग अलग बच्चे अलग अलग इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे और फिर कहेंगे तेरा गलत है या तूने ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे, तो क्रिटिक भी कर पाएंगे एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, कैसे भी खेलते रहो उसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये ओपन एंडेड हुआ, इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, बच्चों को इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, घबराना अगेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा और बताइएगा एक बार। पूछे मैडम। फोन नहीं दे सकते आपको, चार्ज हो रहा है। ओ गॉड, लो जाओ, क्या याद रखोगी, बहुत बड़ा दिल है। लो देखिएगा, फटाफट से बताओ और जवाब दो, पढ़ो एक बार। कह रही हैं शिवानी कि डिसजेस्टोपीडिया मेथड क्या होता है इंग्लिश पेडागोजी में, पीवाईक्यू के क्वेश्चन में ये वर्ड मिला है। थैंक यू शिवानी, अगर ये एग्जैक्ट वर्ड यही है तो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि डिसजेस्टोपीडिया क्या है। अगर ऑप्शंस होते तो शायद मैं कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रीवियस नॉलेज का कर पाती, तो ये मुझे भी नहीं पता। और इंग्लिश पेडागोजी वैसे भी, मतलब जितनी हम सीडीपी डील करते हैं, जितनी एक्सपर्टीज सीडीपी में है, शायद उतनी इंग्लिश पेडागोजी में ना हो, बट ये फिर भी संभव है, ये सब कुछ पता हो किसी को भी, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर लेंगे। ये वर्ड निशा कहीं नोट कर लेना और देख लेंगे एक बार, है ना। और बताओ इंग्लिश पेडागोजी में इस बार ये आया कि होगा कुछ, मतलब रिप्लेसमेंट जैसा कि वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो, ऑप्शंस होंगे आपके पास, मतलब मैं इसको देख के इतना ही आइडिया लगा पा रही हूँ, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। देखिएगा, अभी मैथ्स पेडागोजी पे आ जाते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर कितना है ये, मिस सोनाली। मिस सोनाली क्या है, खुद भी सर्च कर लिया करो, थोड़ा कुछ मेहनत कर लिया करो। मिस सोनाली, अ क्लास 1 मैथमेटिक्स टीचर गिव्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू हर लर्नर्स, यानी कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दी, एक्टिविटीज दी। ये 4 एक्टिविटीज हैं, पढ़िएगा। पहला है सॉर्टिंग शेल्स, स्टोन्स, टोकन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, यानी भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़ पत्थर, टोकन, प्रतीकों को वर्गीकृत करना, इकट्ठा करना। मतलब मान लीजिए आपको एक स्क्वायर शेप का कुछ मिला है, एक सर्कल का बॉटल का कैप है, तो वो सब आपने इकट्ठे किए हुए हैं अलग अलग शेप और साइज में। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो एक टीचर ने दी है बच्चों को, क्लास 1 के लिए, छोटे बच्चे हैं, उनको कॉन्क्रीट मटेरियल से ही सिखाएंगे हम, ठीक बात है। अब हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन की, अरेंजिंग डिफरेंट स्टिक्स इन अ बंडल अकॉर्डिंग टू देयर लेंस, यानी आप डिफरेंट स्टिक्स को, छड़ियों को, मान लीजिए जैसे ये पेन ही है अभी मेरे सामने, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, इनकी लेंथ या हाइट के हिसाब से इकट्ठा करा रहे हैं बच्चों को, ठीक बात है, कंक्रीट मटेरियल से सिखा रहे हैं। ये भी एक एक्टिव रहेगा, बच्चा यहाँ सक्रिय रहेगा। वो बच्चा सक्रिय रहना यानी बच्चे का एक्टिव होना हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में बराबर से लागू होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, कलेक्टिंग स्टिक्स, फीडर्स, लीव्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड टाई देम इन ग्रुप्स, यानी बच्चे स्टिक्स जो भी आसपास छोटी मोटी लकड़ियां मिल रही हैं, उनको पंख मिल रहे हैं, लीव्स मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा, नंबर सेंस डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही होगी। फिर आता है डी ऑप्शन, थ्रेडिंग द बीड्स टू फॉर्म अ गार्लैंड फॉर काउंटिंग, यानी मोतियों को धागे में पिरोकर गणना के लिए माला बनाना, कि वो मोती पिरो रहे हैं एक एक धागे में, ठीक है, गणना सीख पा रहे होंगे। These type of activities are, पहला ऑप्शन है डन इन प्राइमरी क्लासेस फॉर लेजर, यानी मौज मस्ती के लिए की जाती हैं। मौज मस्ती तो इंक्लूडेड होती है, उद्देश्य मौज मस्ती नहीं होता है ना, मौज मस्ती बीच में होनी चाहिए क्लास के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा भाई, टाइम पास क्यों करेगा टीचर, शुड फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो सिर्फ किताब से पढ़ाए, तो ये मैं आपको हिंदी पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स में भी कहा है, टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, एकमात्र रिसोर्स नहीं है, ठीक। ओनली डन इन प्री प्राइमरी, हेंस एन इररेलेवेंट एक्टिविटी इन क्लास 1, यानी सिर्फ प्री प्राइमरी में होनी चाहिए, क्लास 1 में क्यों हो रही है, इसको तो नर्सरी में कराना था, एलकेजी में कराना था। ये भी वाहियात बात हो गई, क्योंकि आप इसी प्राइमरी लेवल 1 पे ही नंबर कॉन्सेप्ट वगैरह उनको सिखा रहे होते हैं। अब आता है डी ऑप्शन, यूजफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक नंबर्स, काउंटिंग इन अर्थमेटिक। ये बात सुंदर लग रही है, फिर भी देखते हैं इसका क्या अनुवाद होगा हिंदी में। अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे संख्या, गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के लिए आकलन में सहायक। आपको याद है थॉर्नडाइक
एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनके 3 प्राइमरी लॉज हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग, यानी बच्चे का तैयार होना बहुत जरूरी है। इसमें रेडीनेस कॉग्निटिव रेडीनेस भी होती है, जिसकी बात प्याजे करते हैं कि वो मैच्योर है उतना या नहीं, और दूसरी रेडीनेस है वो तैयार है, अपने माहौल उसे ऐसा मिला है कि वो सीखने के लिए तत्पर है। अगर आप मान लीजिए लाइव में बैठे हैं और सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए नहीं सिखा पाएंगे। मतलब वो कहा जाता है ना कि घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो बट पानी नहीं पिला सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको तैयार होना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स, नंबर काउंटिंग वगैरह को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज करा रहे हैं कि ये सब चीजें इकट्ठे करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि गणना जैसी कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, और फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो रेडी फील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 which of the following processes are indicative of mathematization of child's thinking। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से mathematization of child's thinking पे हर बार हर सेट में लगभग आता ही है। मैथमेटाइजेशन क्या है? बच्चे के थॉट को आप मैथमेटाइज कर पाए, उसके सोच में मैथमेटिक्स आ पाए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो बस मैथ्स में ही बात करे, बट आसपास वो मैथ्स देख करके दिमाग में उसके मैथ्स चले, उसकी चिंतन प्रक्रिया में शामिल हो। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट है आपका, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं कि अब बच्चा जो है वो मैथमेटिकली सोचने लगा है। पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू। देखो बच्चा एक्टिव है क्या फॉर्मूला में, ये तो रटने वाली भी बात हो गई। और दूसरा, इसका मतलब ये कब से हो गया कि मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग का मतलब है सिर्फ फॉर्मूला, तो ये तो रटना हो गया, रोट मेमोराइजेशन है, रटने से बचना है। सारे पेडागोजी के फंडे हर सब्जेक्ट में पेडागोजी में सेम लगते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए, इससे भागना नहीं है मैथ से, सिर्फ ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने आप डर निकल जाएगा पेडागोजी का, ठीक है। आस्था कुशवाहा कह रही है, मैम आई नीड हेल्प, माई फैमिली टॉक्सिसिटी, आई कांट फोकस ऑन स्टडी, आई फील सो हेल्पलेस, माई एज इज 21, आई वांट अ गवर्नमेंट जॉब बट फॉर दैट वी नीड टू स्टडी हार्ड। आस्था ट्यूशन पढ़ाइए, लाइब्रेरी में जाके बैठिए, उनको समझाइए, नहीं समझ में आ रहा हो कहिए कि नहीं रहना, वॉट एवर इट इज, बट अगर इतना चाहते हैं तो आप तरीके निकालिए, है ना। लाइब्रेरी बैठिए 6 घंटे 8 घंटे जाके, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाइए, अपना खर्चा निकालिए और करिए। जब इतनी आग है तरीके बहुत हैं, ठीक है जी। चलिए आइए, क्योंकि समस्याएं सबके साथ कुछ ना कुछ हैं, समस्याएं कोई नहीं पूछता, मैं बिल्कुल समझ सकती हूं बट समझने से होगा क्या, है ना। चलिए आते हैं, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो 89% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, समझते हैं। चलिए, बी ऑप्शन है सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग द आंसर्स फॉर एन आंसर की। अगर आप सिर्फ फॉर्मल मानक क्रियाएं जो हैं उन्हीं स्टेप्स को ही चेक करते रहेंगे तो इसमें थिंकिंग प्रोसेस की बात नहीं हो रही, बच्चा एक्टिव नहीं है यहां। Estimating the weights of different objects in surroundings and discussing the answers with peers and teachers, यानी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी आसपास भिन्न वस्तुएं पड़ी हुई हैं या आसपास रखी हुई हैं, मान लीजिए ये बॉटल है, ये माउस है, कोई रिमोट है, तो अनुमान लगाना क्या इसका कितना वेट हो सकता है, ठीक। इसमें क्या है भाई, चारों ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है सी ऑप्शन में। अगर आपको गणित नहीं भी आता, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, तो यह उत्तर ज्यादातर चांसेस हैं, 99% चांस है कि यही सही होगा जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है, ठीक। डूइंग एन एक्टिविटी ऑन एडिशन फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस। देखो स्ट्रिक्ट लिखा हो, रिजिड लिखा हो, लेबल करना, सेग्रीगेट करना, ये सब नेगेटिव बातें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ा हो ये जरूरी नहीं था, बस आपको बच्चे के भले के बारे में पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और जवाब दीजिएगा। बताइए लोटस क्या कह रहे हैं? अच्छा, कहना लोटस पे गेम खेलो, लोटस आपको ब्लॉक कर देंगे हम, ये फालतू की एडगिरी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी हरकतें नहीं करनी है लोटस, ये गलत बातें होती हैं, पढ़ लेने दो इन्हें। वैसे ही गेम खेल खेल के लास्ट में याद आ रही है इनको कि पढ़ लें, हैं, दिल पे नहीं लेनी भाई कोई भी बात। देखो अब इस टाइम पे एक्सटर्नल इंटरनल सब तरह की मोटिवेशन देनी पड़ेगी आपको, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन की, तो एनसीएफ 2005 द शेप ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। दिस मीन्स व्हाट, यानी जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, जो बताता है कि कैसे किस सब्जेक्ट के साथ डील करें, क्या तरीके हों जिससे हम करिकुलम बना पाए। तो ये कह रहा है कि जो गणित शिक्षा का आकार है वो चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, तकुआकार होता जा रहा है, यानी टॉल होता जा रहा है। अब इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो आपको एक तो ये चीज समझनी है कि हैज बिकम टॉलर एंड मोर स्पाइनली रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड, कि होना कैसा चाहिए था, ब्रॉड और राउंडेड होना चाहिए था, बट ये टॉल होता जा रहा है।
तो अगर टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स आपने कभी भी पढ़ा है, जो कि पहले पेपर में ऑफलाइन में भी इतनी बार आ चुका है, ऑनलाइन में भी देख ही रहे हैं आपके आया हुआ है, तो इससे आप बच तो सकते नहीं है। तो टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है। टॉलर शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होती है। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, मतलब जो ऐसे बना हुआ हो, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आता मैथ्स में तो आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। यही है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इससे होता क्या है, कई बार बच्चा मान लो मिस कर दिया तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाता है, तो हम इसकी जगह फोकस राउंडेड कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। तो राउंडेड से क्या होगा, या ब्रॉड अगर हो जाएगी शेप तो इससे बेसिक भी साथ में क्लियर होगा बच्चे का। मान लीजिए कहीं मिस भी हो गया कुछ तो वो बेसिक भी यहां इंक्लूड होता है, जबकि टॉल शेप में ऐसा नहीं होता। अगर आपको पिछली क्लास का नहीं आता या उससे पहले लेवल का नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको समझ आने वाला है। तो टॉल शेप की बजाय क्या होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। टॉल समझ में आ गया ना, एक से दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं अपने आप में। अगर हम बात करें